हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन को जारी कर रहे होंगे। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारे अकाउंटिंग के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने आपके 20 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे। आज उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अकाउंटिंग के एमसीक्यूज हम लोग आज करेंगे। ये वीडियो उन साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जिन्होंने भी यूपीएससी एपीएफओ का फॉर्म भरा है और जिनका पेपर आपका 30 नवंबर को तो होना तय है। तो यदि आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाह रहे हैं तो ये एमसीक्यूज देख सकते हैं और तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए आगे बात करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारे बैच के बारे में, जो आपका हिंदी माध्यम उपलब्ध है। मात्र 449 रुपये में बैच आपको मिल रहा है, लेकिन यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो FEST 100 तो ये आपको मिल जाएगा मात्र 349 रुपये में। ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 349 रुपये में। एक कोर्स आपको मिलने वाला है। कोर्स की खास बात की यदि लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे आपके कवर कराए जाएंगे। जो भी आपके सिलेबस में है, चाहे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गई, इसके अलावा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब आपकी कवर कराई जा रही है। इसके अलावा जो आपको नोट्स दिए जाएंगे वो आपके सारे हैंड रिटन नोट्स और हिंदी में दिए जाएंगे। पीवाईक्यू सॉल्यूशन कराए जाएंगे और आपको क्या कराया जाएगा, तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है आपके एग्जाम में के लिए, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जहां से ज्यादा हमें इस पे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। इसके अलावा उनके जो शॉर्ट नोट्स हैं उन पे हमें ध्यान देना है, ताकि यदि हमने अभी से प्रिपरेशन चालू की है तो वो हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो यदि आप शॉर्ट्स नोट्स वगैरह चाहते हो तो भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स को परचेस कर सकते हो। आपको अच्छे नोट्स मिलेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे आज के हमारे पहले प्रश्न के बारे में। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है अकाउंटिंग का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 21 है। इससे पहले हम लोग 20 कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जैसे आपकी क्लास खत्म होती है एंड स्क्रीन पे आपको पहली क्लास मिल जाएगी, उसको आप कवर कर सकते हो। क्वेश्चन अभी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और ये आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो भी आपके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि डिवेंचर जारी करने पर दी गई छूट को किस सिद्धांत के अनुसार अपलिखित किया जाता है, यानी रिटर्न ऑफ किया जाता है। बात कर रहे हैं यहाँ पे डिवेंचर की। डिवेंचर होता है या ऋण पत्र होता है, जो ऋण लिया जाता है वो आपका डिवेंचर होता है। तो जो आपका ऋण पत्र जारी किया जाता है तो दी गई छूट को किस सिद्धांत के अनुसार राइट रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा पहला क्या कहता है कि है केवल उसी वर्ष अपलिखित किया जाता है जब डिवेंचर जारी किए गए हों। दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है इसे डिवेंचरों के उपयोगी जीवन काल में एक अस्थायी राजस्व व्यय के रूप में अपलिखित किया जाता है। और इसे अगला देखते हैं, इसे तुरंत पूंजीगत आरक्षित खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और चौथा हमारा ऑप्शन कहता है इसे लाभ और हानि विवरण से पूरी तरह से अपलिखित कर दिया जाता है, बशर्ते कंपनी की जो पास प्रतिभूति प्रीमियम है इसका खाता ना हो। अब आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यदि आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग पढ़ ली है, आप यदि एमसीक्यूज करने आए तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हो। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो कुछ समय बाद आपकी इसी चैनल पे आपको अकाउंटिंग का मैराथन भी मिलेगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब आपकी अकाउंटिंग की मैराथन आए तो आप उसको एक्सेस कर पाए, आपको याद रहे कि हाँ हमने कोई चैनल सब्सक्राइब किया था जिसपे हमें अकाउंटिंग की मैराथन मिलने वाली थी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो डिवेंचरों की छूट होती है वो आपकी एक अस्थायी राजस्व व्यय के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके अंतर्गत आती है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो वार्षिक हमारा कंपनी में वार्षिक लाभ हुआ है या वार्षिक हानि हुई है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, जब डिवेंचरों के उपयोगी जीवन काल में एक अस्थायी राजस्व व्यय है के रूप में अभिलिखित किया जाता है, ठीक है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा आप यदि आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपार्जन आधार, यहाँ पर उपार्जन आधार में बात की जा रही है, उपार्जन आधार लेखांकन की सबसे बड़ी सीमा को दर्शाता है। सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है इसके बारे में हमसे बात की गई है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन हमारे क्या क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि यह केवल नगद लेन देन को ध्यान में रखता है। क्या ये नगद लेन देन को ध्यान में रखता है? अगला ऑप्शन देखते हैं, यह व्यवसाय के वास्तविक नगद प्रवाह की तस्वीर को अस्पष्ट कर देता है, जिससे तरलता की समस्या छिप जाती है। और अगला ऑप्शन हमारा कहता है कि यह संपत्ति के
उचित मूल्य पर जोर देता है। और चौथा ऑप्शन हमारा कहता है कि ये राजस्व को तभी मान्यता देता है जब नगद प्राप्त हो। जब नगद प्राप्त, देखिए यहाँ पर नगद प्राप्त हो गया, यहाँ तभी मान्यता मिल रही है जब नगद प्राप्त हो। इसके अलावा इसमें देखिए यदि आंसर मान्यता बात करें तो देखिए जो उपार्जन आपका होता है, कौन सा उपार्जन का आधार तभी होता है, क्या होता है, तो वो लाभ, ठीक है, उपार्जन के आधार पर क्या उपार्जन हम देखेंगे तो इसका लाभ हम लोग तभी प्राप्त करेंगे जब हमारे जो सामान है उसकी बिक्री हो जाए। सामान की यदि बिक्री हो जाती है तो उसे हम लाभ में काउंट कर लेते हैं, हालांकि वो पैसा मिले अथवा ना मिले, लेकिन यदि हमने बिक्री कर दी है तो आज नहीं कल वो पैसा हमें मिल जाएगा। तो जो व्यवसाय होता है वो वास्तविक नगद तस्वीर की अस्पष्टता कर सकता है, ठीक है, अस्पष्ट कर सकता है, क्योंकि हमने बिक्री, माल की बिक्री तो कर दी है, अब माल की बिक्री कर दी है यदि हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो उसमें यह अस्पष्ट हो जाएगा। इसके क्या होता है, जो तरलता की समस्या छिप सकती है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा सही आंसर, 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय लेखांकन मानक AS10, AS10 की बात की जा रही है, जिसमें आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अनुसार संपत्ति को खरीदते समय किस व्यय को उसकी लागत में पूंजीकृत किया जाना चाहिए, किस लागत को पूंजीकृत किया जाना चाहिए, आपसे बात की जा रही है। तो ऑप्शन देखते हैं, संपत्ति का उपयोग शुरू होने के बाद उसके सामान्य रखरखाव की लागत में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अगला देखते हैं, संपत्ति को उसकी वांछित कार्यशील स्थिति के और उसके स्थान पर लाने के लिए सीधे जिम्मेदार लागतें। तो लागतें क्या होती हैं, ठीक है, या हम लोग बात करेंगे जो हमारे भारतीय लेखांकन मानक है इसके अनुसार संपत्ति खरीद समय किस व्यय को या किस उसकी लागत में, ठीक है, ये अगर हम लोग लागत की बात करेंगे तो ये लागत क्या होती है, जो व्यक्ति संपत्ति खरीद रहा है उसकी ऐसी वस्तु, उसकी ऐसी इच्छित वस्तुएं जो उसके भावी जीवन में काम आने वाली है वो आपकी होती हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि जो वांछित कार्यस्थिति होती है उसके स्थान पर लाने के लिए सीधे जिम्मेदार लागतें जो होती हैं, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आप बात करेंगे, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात किसी कंपनी की दीर्घकालिक शोधन क्षमता, दीर्घकालिक शोधन क्षमता का सबसे अच्छा उपाय है, का सबसे अच्छा उपाय है। तो इसमें देखिए यदि कंपनी क्या करे, उसको दीर्घकालीन शोधन क्षमता करनी है तो वो क्या करना चाहिए, उसको उसकी जो ब्याज कवरेज अनुपात है उसको यदि सही रखता है तो उसको जो है हमेशा उसको हमेशा लाभ में रहेगा। तो सही आंसर क्या होगा उसका, सही, इसका सी आंसर हो जाएगा, सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नकदी प्रभाव विवरण के प्रयोजनों के लिए प्राप्त लाभांश, जो प्राप्त लाभांश होगा किस गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि कंपनी का मुख्य व्यवसाय शेयरों में व्यापार करना नहीं है, शेयरों को व्यापार करना नहीं है, शेयरों में यदि कंपनी व्यापार नहीं करती है, शेयर खरीदती या बेचती नहीं है, तो जो कंपनी है उसका लाभांश किस प्रकार की गतिविधि में वर्गीकृत किया जाएगा, संचालक गतिविधि में, निवेश गतिविधि में, वित्त पोषण गतिविधि में, या लाभांश को नगद प्रवाह नहीं माना जाएगा, क्या होगा। देखिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो यदि देखिए कंपनी है शेयरों को खरीद बेच नहीं रही है तो एक निवेशक कंपनी तो वो नहीं होगी, निवेश कंपनी नहीं होगी, लेकिन वो क्या करेगी, दूसरी कंपनियां उसमें अपना पैसा डालेगी, तो ये सब क्या कहलाता है आपका, ये सब आपकी निवेश गतिविधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, निवेश गतिविधि के अंतर्गत आता है। यदि कोई कंपनी शेयरों में व्यापार नहीं करती है फिर भी वो लाभांश प्राप्त करने के लिए किस प्रकार करेंगे, तो उसके निवेश गतिविधि में ये काम करेगी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को या उधारदाताओं को सेवाओं के बदले ऋण चुकाने के बदले शेयर जारी कर सकती है तो उसे क्या कहा जाता है। आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी क्लास चल रही है यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कंपनी अपने कर्मचारियों को या उधारदाताओं को सेवाओं के बदले ऋण चुकाने के बदले, ठीक है, क्या कर रही है, शेयर जारी कर रही है। देखिए कंपनी ने मान लीजिए कोई कर्जा लिया है, और कंपनी ने मान लीजिए कोई कर्जा लिया है और कर्जा उसको चुकाना है लेकिन कर्जा चुकाने में असमर्थ है, तो कंपनी क्या कर रही है, अपनी संपत्ति को बेच दे रही है। मान लीजिए कंपनी की कुछ जमीन थी उसने वो बेच दी, या कंपनी के कुछ इक्विपमेंट थे वो कंपनी ने बेच दिए। तो ऐसा करने पर, ठीक है, ऐसा नहीं कर रही है और क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, शेयर जारी कर रही है, ठीक, क्या कर रही है, जैसे मान लीजिए
ऐसा हो गया कि मान लीजिए कर्जदाता हैं, ठीक है, उन्होंने और कंपनी के कुछ सामान उन्होंने गिरवी रखा है। मान लीजिए कंपनी क्या करती है, अपनी कुछ जमीन का टुकड़ा लेती है और क्या करती है, उस जो जिसने ऋण दिया है उसको दे देती है। लेकिन भविष्य में क्या होता है, वो पैसा देना मांगना चाहता है लेकिन कंपनी दे नहीं पाती। जब कंपनी दे नहीं पाती है तो क्या करेगी, अपनी संपत्ति को बेचने के अलावा वो क्या करेगी, अपनी कंपनी के कुछ शेयर हैं वो क्या करेगी, उस व्यक्ति को दे देगी। तो ये सब आपका क्या कहलाता है, शेयर जारी जब कर देती है कंपनी उसको क्या कहलाता है। तो ये देखिए, तो नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए निर्गम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नकद के अलावा यानी नकद पैसा नहीं दिया गया, इसके अलावा कुछ अन्य प्रतिफल दे दिया गया है, तो ये आपका कहलाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि साझेदारी फर्म के विघटन के समय साझेदारों की ऋण खाते का निपटारा कैसे किया जाता है। ठीक है, साझेदारी वर्ग है, ठीक है, इसका विघटन हो गया है, ठीक है, ये विघटन यानी खत्म हो गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो ऋण खाते हैं उसका निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा। जो पार्टनर लोन अकाउंट है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसे सबसे पहले भुगतान किया जाता है बाहरी देताओं को। अगला ऑप्शन देखिए, इसे बाहरी देताओं के निपटान के बाद लेकिन साझेदारों की पूंजी वापस करने से पहले। आगे देखिए ऑप्शन सी हमारा कहता है कि इसे सीधे साझेदारों की पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन हमारा कहता है कि इसे तब तक भुगतान नहीं किया जाता है जब तक सभी बाहरी और अंतिम देयताओं की पूर्ति ना हो जाए। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हम लोग 27 की बात करते हैं, तो सबसे पहले किसको पैसा दिया जाता है, सबसे पहले आपको दिया जाता है बाहरी देयताओं को दिया जाता है। किसको दिया जाएगा, तो बाहरी देयताओं को दिया जाएगा। बाहरी देयताएं क्या होते हैं, जैसे आपका बैंक हो गए, इसके अलावा जो अन्य क्रेडिटर्स हैं, जिन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया है, तो उनको सबसे पहले जो निपटारा किया जाएगा, इसके बाद अन्य लोग आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे पहला क्वेश्चन तो ठीक हो गया, लेकिन अन्य साझेदारों की तो हम लोग बात नहीं की। तो इस प्रकार से हमारा ये भी गलत हो जाता है। कथन ये ठीक है, लेकिन अन्य अन्य जो है व्यक्ति, उनके यहाँ बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेगा, बाहरी नेताओं के निपटान के बाद सबसे पहले बाहरी नेताओं का निपटान करेगा, इसके बाद साझेदारी फर्म के विघटन जो है साझेदारी ऋण खाते का भुगतान किस प्रकार किया, इसके बाद क्या होगा, इसका आएगा साझेदारी ऋण खाता, इसके बाद साझेदारों की पूंजी वापस करने। ठीक है, तो ये आपका बीच में आता है, 2 नंबर पे ये आता है। पहले नंबर पे आपका ये किया जाएगा, दूसरे नंबर पे ये किया जाएगा, ठीक है, सॉरी ये आपका तीसरे नंबर पे किया जाएगा, ये आपका दूसरे नंबर पे होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि ट्रायल बैलेंस टैली मिलान या ट्रायल बैलेंस जो आपका है टैली, या हम लोग कहेंगे मिलान कर सक कर सॉरी कर जाता है, तो भी निम्न में से कौन सी त्रुटि ऐसी है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। कौन सी इसमें ऐसी त्रुटि है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। एक खाता बही, जो खाता बही में पोस्टिंग की एक तरफा त्रुटि, एक एंट्री को गलत खाते में लिखना, या जनरल में की गई एक गणितीय त्रुटि, या जनरल से लेजर में पोस्टिंग ना करना। आंसर बताने से पहले पुनः मैं बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में, जो मिल रहा है मात्र आपको 349 रुपए में। ये कोर्स हमारे ऐप एग्जाम पेपर आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप कोर्स लेना है तो आप हमारे ऐप एग्जाम पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, वहां आपको ये कोर्स प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी करनी हो तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हो, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हो। चलिए आप आंसर देखते हैं। तो जो आपका ऐसी त्रुटि कौन सी होती है इसका पता नहीं लगाया जा सकता है, वो आपकी होती है कि एक एंट्री ऐसी कर देना जो आपके गलत खाते में लिख दी गई। मान लीजिए कि ऐसा खाता है जो आपका सैलरी अकाउंट है, लेकिन सैलरी अकाउंट में पैसा न जाएगा, किसी मजदूर के अकाउंट में पैसा चलेगा, और मजदूर के अकाउंट का पैसा सैलरी अकाउंट में आ गया, तो वो क्या होगा, इसकी जो है इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहेगा यदि एक कंपनी मूल्यह्रास की गणना के लिए घटती शेष पद्धति घटती शेष पद्धति से सीधी रेखा पद्धति पर स्विच करती है, तो मूल्यांकन मानक की बात की, मूल्यांकन मानक AS5 की बात की जा रही है। मूल्यांकन मानक AS5 क्या कहता है, शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के तहत इसे कैसे माना जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, यह लेखांकन अनुमान में परिवर्तन है और इसे भावी आधार पर लागू किया जाएगा। अगला ऑप्शन कहता है कि लेखांकन नीति में परिवर्तन है जो पूर्वव्यापी आधार पर लागू किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन कहता है लेखांकन नीति में परिवर्तन है और इसे भावी आधार पर लागू किया जाएगा बशर्ते इसका खुलासा ना किया गया हो। बिल्कुल भेजिए, यह आपका सही हो जाएगा। लेखांकन नीतियों में परिवर्तन है, ये भावी आधार पर
यदि इसका खुलासा नहीं किया गया, यानी इसका यदि देखिए हम लोग बात करेंगे कंपनी का मूल व्यय कब काउंट होता है, यदि जो आपकी घटती शेष पद्धति से यदि सीधी सीधी रेखा पद्धति में स्विच करता है, तो जो मानक जो आपका लेखांकन मानक उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव ये पड़ेगा कि उसकी लेखांकन नीति में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, उसके भावी आधार पर परिवर्तन हो जाएगा यदि उसका खुलासा ना किया गया, ये कौन सी मतलब जो स्विच कर रही है इसका खुलासा ना किया गया हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि साझेदारी फर्म के विघटन के दौरान वसूली खाता, यहाँ पे वसूली खाता की बात की जाए, खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्म के सभी मुनाफे और नुकसान को स्थायी रूप से हमें क्या करना है, बंद कर देना है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फर्म की सभी संपत्ति की बिक्री और सभी बाहरी देयताओं के भुगतान पर होने वाले शुद्ध लाभ या हानि की गणना करना। आगे देखिए, साझेदारी की बीच पूंजी और आहरित राशि का अंतिम निपटान करना, और चौथा हमारा ऑप्शन कहता है कि वितरित मुनाफे को साझेदारों के बीच बांटना। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो आपका वसूली खाता है वो क्यों बनाया जाता है, तो देखिए एक तो सामान्य खाता है, इसमें कुछ खास बात ऐसी बात है नहीं, जो एकदम स्पेशल अकाउंट बन गया है। बस इसमें बात ये होती है कि जो कंपनी विघटित हो रही है, जिसका विघटन हो गया है, यानी कंपनी खत्म हो गई है, और जब कंपनी खत्म हो जाती है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसकी जो संपत्तियां होती हैं, वो बेचकर जो उसके देनदाता हैं, मतलब जिन जिन लोगों ने कंपनी को ऋण दे रखा है, जो इसके शेयर होल्डर वगैरह हैं, जिनको पैसा चाहिए, उनको पैसा तो देना होगा। तो क्या करते हैं, कंपनी के पार्ट्स होते हैं, कंपनी की जो भी संपत्तियां हैं, उसको बेचकर जो बेची जाती है, उसका पैसा कहाँ जाता है, उसका पैसा आपका वसूली खाता में जाता है, और जब वसूली खाता में चला जाता है फिर क्या होता है, आपका यही पैसा लोगों में बांट दिया जाता है जिनका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे बात हमें याद रखनी है कि इस वसूली खाता में जो कंपनी का अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है, उसमें जो पैसा पड़ा है वो आपका अकाउंट नहीं होगा, और कौन सा अकाउंट नहीं काउंट होगा, तो और आपका जो कंपनी के पास कैश पड़ा है वो भी आपका अकाउंट नहीं होगा। जो भी संपत्तियां बिकती हैं, जो कंपनी की संपत्तियां बिकेंगी, वही केवल यहाँ पे काउंट होगी और वही आपके वसूली खाता में आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ये होगा, तो आंसर हमारा ये सोचेगा कि फर्म की सभी संपत्तियों की बिक्री की जाएगी, सभी बाहरी देयताओं का भुगतान किया जाएगा, और शुद्ध लाभ या हानि की गणना की जाएगी कि क्या हमें जो हमने सारी संपत्तियां बेच दी हैं, क्या हमें लाभ हुआ है, क्या हमें हानि प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि यदि कोई कंपनी नगद लेन देन के लिए नगद लेन देन के लिए नगद बही क्रेडिट और क्रेडिट खरीद बिक्री के लिए खरीद बिक्री बही का उपयोग करती है, तो निम्न में से कौन सा लेन देन जनरल उचित में दर्ज किया जाएगा, कौन सा उचित और ये दर्ज किया जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि एक ग्राहक को क्रेडिट पर माल बेचना, क्रेडिट पर माल बेचना, तो ये आपको क्वेश्चन में आता है, तो आपका ये सेल्स बुक में आता है। ठीक है, माल बेचना यानी कि आपका सेल्स बुक में आ जाएगा, सेल्स बुक में। आगे देखिए, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन कहता है कि नगद में स्टेशनरी की खरीदारी करना यानी कि, और देखिए आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान करना, आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान करना। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। चलिए तो इसमें देखिए, तो जो आपका नगद में, यहाँ पे नगद की बात की जा रही है, ठीक है, नगद की बात की जा रही है, और आपूर्तिकर्ताओं का नगद भुगतान, यहाँ पे नगद नगद की बात आ रही है, तो नगद में क्या आ जाएगा, नगद में आपका कैश बुक आ जाएगा, कैश बुक, क्या आ गया आपका, कैश बुक आ जाएगा। तो बचा क्या आंसर आपका, बचता आपका यही है, ऑप्शन बी बचता है। कौन सा बचेगा आपका, ऑप्शन बी इसका बचेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। आए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखांकन में ऐतिहासिक लागत सिद्धांत का मुख्य अपवाद क्या है, जिसके तहत कुछ संपत्तियों को उनके बाजार मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर दिखाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन क्या है, चल संपत्ति जैसे मशीनरी, अमूर्त संपत्तियां जैसे सद्भावना, इन्वेंट्री या स्टॉक जिसे लागत शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो मूल्यांकित किया जाता है। बिल्कुल यही आपका हो जाएगा, यही आपका बात होता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। कंपनी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी कंपनी को मशीनरी की बिक्री पर 10,000 का लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, तो बच्चे 10,000 का लाभ हुआ है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस लाभ को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो चलिए नीचे से शुरू करते हैं। बोनस भुगतान जारी करने में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यदि कंपनी को
कंपनी को लाभ होता है तो वह अपनी कर्मचारी को बोनस तो दे सकती है, बिल्कुल बात सही है। यदि कंपनी को लाभ होता है तो उस लाभ का जो भागीदार है वो कर्मचारी भी होंगे, क्योंकि उस कर्मचारी ने उस कंपनी में काम किया, अपनी मेहनत दी है, तो वो उसका भागीदारी बनता है, बोनस का भागीदार बनता है। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। डिवेंचर जारी करने पर छूट को अपलिखित करने में, बिल्कुल बात ठीक है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। कंपनी की सद्भावना को, गुडविल को अपलिखित करने के लिए, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वितरित करने के लिए, तो ये आपका गलत है। कंपनी के जो शेयरधारक हैं, क्या उनको लाभांश वितरित किया जाएगा? बिल्कुल नहीं वितरित किया जाएगा। कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको ये लाभ वितरित नहीं किया जाए यदि कंपनी कोई लाभ कमाती है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर क्या था? सही आंसर हमारा था ए। अच्छा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कंपनी का सकल लाभ अनुपात कितना है? सकल लाभ अनुपात 20% है, परिचालन अनुपात 80% है और बिक्री 5 लाख है, तो उसका शुद्ध लाभ कितना होगा? और आगे बताया है, मान ले कोई अन्य गैर परिचालन आय व्यय नहीं है, यानी कोई अन्य हिडन चार्ज वगैरह नहीं है, हिडन अन्य व्यय नहीं है, कोई भी अन्य जो है हिडन व्यय नहीं है। तो अब हम लोग को बताना है कि कितना हमें शुद्ध लाभ लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ में बिक्री की बात कीजिए, बिक्री हमारी कितनी है? तो बिक्री हमारी टोटल है 5 लाख। कितनी है बच्चे? 5 लाख है। अब यहाँ पे बात की गई है कि लाभ कितना कमा रहा है। लाभ यहाँ पे आ रहा है 20%। कितना आ रहा है? 20%। तो जब 20% लाभ आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? इसी 20% निकाल लेंगे। 5 लाख का 20%, कितना? 5 लाख का यदि हम लोग 20% निकालते हैं, कितना? 20%, तो कितना निकल के आएगा? 5 लाख हजार ना 50,000 लाख गुणे कितना? 20 बटे आपका 100 हो जाएगा। ये से ये खत्म, 0 1 2 3 5 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया? 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। लाभ कितना हो गया? तो ये हमारा लाभ निकल के आ गया। कितना? 1 लाख हमारा लाभ निकल के आ गया है। ये हमारा क्या है? ये हमारा लाभ है। चलिए, ये क्या, 1 लाख हमारा लाभ निकल के आ गया। आगे देखिए, 80% क्या है? परिचालन अनुपात होता है। 80% क्या आपका? परिचालन अनुपात है। चलिए आगे देखते हैं। तो 80% भी हम लोग निकाल लेते हैं। 80% हमारा कितना था? तो चलिए, 5 लाख का 80%, तो 5 लाख का 80% कितना होगा? तो यही आपको गुना कर देंगे। 5 लाख गुणे 80 बटे 100, ये कट गया। 45, 1 2 3 1 2, कितना आ गया? 4 लाख ये आपका आ गया। तो हमें बताया गया शुद्ध लाभ कितना था। शुद्ध लाभ आपका कितना था? तो चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्या निकल के आ गया? तो हम लोग यहाँ निकल के आ गया हमारा, बिक्री भी निकल के आ गई, लाभ भी निकल गया। तो शुद्ध लाभ क्या होगा? तो ये हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, शुद्ध लाभ, हमने लाभ तो पहले ही निकाल लिया था ना, हमने बिक्री तो निकालनी नहीं थी ना। ठीक है, लाभ तो हमने पहले ही निकाल लिया था। लाभ हमारा कितना था? लाभ हमारा 1 लाख था। कितना है? 1 लाख। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 लाख हमारा लाभ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, साझेदारी में जब कोई मौजूदा साझेदार किसी अन्य साझेदार के प्रवेश पर सद्भावना के लिए प्रीमियम नकद में लाता है, तो इस प्रीमियम का भुगतान किसके लिए किया जाता है? इस प्रीमियम का भुगतान किसके लिए किया जा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा कह रहा है कि इसे नए साझेदार की पूंजी में जोड़ जोड़ दिया जाता है। जो नए साझेदार आ रहा है इसको इसकी पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। इसे फर्म के सभी साझेदार नए सहित उनके लाभ विभाजन अनुपात में वितरित किया कर दिया जाता है। आगे देखिए, इसे त्याग करने वाले साझेदार के बीच उनके उनके त्याग अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। यदि नया आएगा तो यह पुराना तो जाएगा, नया आएगा तो पुराना तो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो आपका पुराना जाएगा, जो पुराना साझेदार था उसके बीच ये, उसके अनुपात में ये बांट दिया जाता है। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कंपनी मूल्य राशि गणना के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवन काल के अनुमान को 10 वर्ष से 10 वर्ष से इसको बदलकर कितना कर देती है? 7 वर्ष कर देती है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा?
तो ये किस प्रकार परिवर्तन होगा, तो इसके लेखांकन के अनुमान में परिवर्तन हो जाएगा। 10 वर्ष यदि 7 वर्ष कर दिया जाता है तो ये आपके लेखांकन के अनुमान में परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। लेखांकन के तहत राजस्व को कब मान्यता प्राप्त होती है, कब मान्यता प्राप्त माना जाएगा लेखांकन के तहत राजस्व को। ठीक है, यहाँ पे राजस्व की बात की जा रही है, राजस्व की बात की जा रही है यहाँ पे, इसको कब माना जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, जब ग्राहक को नगद प्राप्त हो जाए, आगे देखिए, जब माल का उत्पादन पूरा हो जाए, जब माल या सेवाओं ग्राहकों को हस्तांतरित कर दी जाए और प्रतिफल की वसूली यथोचित रूप से निश्चित होती है, और जब ऑर्डर प्राप्त हो जाए। सॉरी, हाँ, तो हम लोग क्या है, जब चौथा हमारा ऑप्शन क्या था, जब ऑर्डर प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसमें बात की जा रही है राजस्व की, बात की जाए कब मान्य प्राप्त हो जाएगा राजस्व, यानी का जो कंपनी का पैसा है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपना माल बनाया, कंपनी ने माल बेच दिया। अच्छा, माल बेच दिया है तो उसको पैसा भी तो प्राप्त होना चाहिए, तो जब वो पैसा प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा, राजस्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा राजस्व आपका ठीक होगा। तो देखिए, जब आपको पैसा मिल रहा है तो आपको ये नहीं देखना चाहिए आपको जो अपने माल बेचा है वो आपका नगद बेच रहा है या फिर है, या आपका ऑनलाइन आपका दिया जा रहा है, आपके सीधे अकाउंट अकाउंट में आ रहा है। नगद या अकाउंट में आना यहाँ पे कोई नहीं होता है। बस ये है कि आपको जो आपकी वसूली है, जो आपके माल की वसूली है, वो आपकी सही ढंग से हो जाती है तो आपका राजस्व को मान्यता प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे ब्लैक मनी नहीं हो जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि यदि जो आपका पैसा है यथो या सही रूप से वसूल लिया जाता है, सही रूप से मिल जाता है, तो ये आपका राजस्व होगा वो मान्यता प्राप्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किसी कंपनी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण तैयार करना अनिवार्य नहीं है, कौन सा विवरण तैयार करना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, लाभ और हानि वितरण, बिल्कुल नहीं, ये तो आपका अनिवार्य होता ही है। बैलेंस शीट, ये भी आपकी बिल्कुल अनिवार्य होती है तय करना कि साल के अंत में आपको पूरी बैलेंस शीट तैयार करनी है कंपनी की, जो भी आय व्यय हुआ है। आगे देखिए, नकदी प्रभाव विवरण, ये भी आपका ठीक हो जाएगा, ये भी आपको क्या है, इसको भी आपको तैयार करना होता है। प्रबंधन निदेशक द्वारा अंतरिम लेखा परीक्षण रिपोर्ट, ठीक है, तो एमडी द्वारा क्या है, आपके जो एमडी है या आप लोग कहेंगे प्रबंधन निदेशक जो है, इनके द्वारा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है, या हम लोग कहेंगे ये कोई अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो डी हमारा है इसको अनिवार्य रूप से बनाना कोई ऐसा नहीं कि आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी कंपनी का ऋण इक्विटी अनुपात 5:1 है तो इसका क्या निहितार्थ निकलता है, निहितार्थ निकलता है यानी क्या निकलता है, इसका हम लोग कहेंगे अर्थ। ठीक है, नियतार्थ या हम लोग कैसे अर्थ अर्थ बोल सकते हैं, अर्थ क्या निकलेगा इसका। देखिए, आंसर बताने से पहले आपको पुनः बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आ रही तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर हमारा ईपीएफओ का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको काफी ज्यादा, यदि आप परचेस नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें, तो आप ऐप को तो कम से कम डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी काफी ज्यादा फ्री मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन पर वापस पुनः आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि किसी कंपनी की ऋण इक्विटी अनुपात 5:1 है तो इसका निहितार्थ क्या होगा। देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है 5:1 की बात की जा रही है। ठीक है, 5:1। ऑप्शन देखते हैं, कंपनी की दीर्घकालिक शोधन क्षमता बहुत मजबूत होगी, बिल्कुल मजबूत नहीं होगी। क्यों मजबूत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो आपकी इक्विटी है, इक्विटी है वो आपकी एक है, लेकिन एक इक्विटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 का लोन ले रहे हैं, 5 का हम लोग लोन ले रहे हैं। ठीक है, कंपनी ने अपनी संपत्ति के वित्त पोषण के लिए मालिकों के धन को, मालिकों की धन की तुलना में ऋण का अधिक उपयोग किया जाता है, जिससे उच्च वित्तीय जोखिम होता है। बिल्कुल यहाँ पे बात ठीक हो जाएगी। यहाँ पे ऋण देखोगे आप तो इसका 5 अनुपात है, कितना है, 5 है। और इक्विटी कितनी है, एक इक्विटी के लिए हम 5 के ऋण लेते हैं तो ये तो हमारे लिए सही नहीं होगा, कंपनी के लिए भी ये बात सही नहीं होगी, तो यही आपका गलत हो जाएगा। हम लोग कहेंगे यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, बी। तो आगे हम लोग ऑप्शन नहीं देखते हैं क्योंकि वीडियो आपकी काफी ज्यादा लंबी ऑलरेडी हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेखांकन अनुमानों जैसे कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान या मूल ह्रास की दर की प्रकृति क्या होती है, क्या प्रकृति होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह हमेशा सटीक और वस्तुनिष्ठ होती है, यह भविष्य के डेटा प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होती है, इसलिए व्यक्तिपरक या हम लोग सब्जेक्टिव ये होते हैं, इनका उपयोग केवल तभी किया जाता है जब भौतिक त्रुटि हो। और चौथा ऑप्शन कहता है कि ये हमेशा पिछले वर्ष के डेटा के समान होनी चाहिए, यानी
निरंतरता के सिद्धांत का ये पालन करती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर आपका यही होगा कि संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए जो लेखांकन अनुमान की बात की जाती है, तो उसकी प्रगति क्या होती है? तो इसकी प्रगति ये होती है कि भविष्य के डेटा और प्रबंधन के निर्णय को इसके लिए आधारित होती है, यानी जो भविष्य हमारा है उस पे क्या हमारा जोखिम होने वाला है, जो ऋण लिया है, जो हमारा मूल्य ह्रास हुआ है, उस पे जो हमारी कंपनी के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा ये बताता है। इसके लिए इसके सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा? 20 का सही आंसर होगा साथियों। चलिए आगे बात करेंगे। तो अब हमारे क्वेश्चन हो गए हैं सारे खत्म, क्लास करेंगे एंड। लेकिन क्लास शुरू करने पे पहले पुनः बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में, जो आपको मिल रहा है मात्र 349 रुपए में। और ये कोर्स आपको मिल जाएगा यदि आप कूपन को इस्तेमाल करते हो FEST100। कौन सा होगा आपका? FEST100। यदि आप कूपन को इस्तेमाल करोगे तो ये आपको मिल जाएगा मात्र 349 रुपए में, आपको बैच मिल जाएगा। पुनः बताना चाहूंगा, नोट्स आप यदि आप शॉर्ट नोट्स देखना चाहते हो, इसके अलावा स्पेस सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, अन्य जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट आपके कवर कराए जा रहे हैं इस मात्र 349 रुपए में हिंदी माध्यम में। इसके अलावा बैच से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कोई भी क्वेरी करनी हो आप संपर्क कर सकते हो। और पुनः बताना चाहूंगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा एग्जाम वेब। कौन सा हमारा है? एग्जाम वेब डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको ये कोर्स प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्लास करेंगे एंड मिलते हैं अगली क्लास में, जो हमारी तीसरी क्लास रहेगी अकाउंटिंग की रहेगी। इसकी कुछ 5 क्लासें आने वाली है, तो उसी में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अगला जो हमारा सेट होगा वो भी हमारे क्वेश्चन कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए मिलते हैं क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।